हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग प्राचीन भारत पर विदेशी आक्रमण के बारे में समझेंगे। भारत में मुख्य रूप से प्राचीन काल में दो आक्रमण हुए। पहला ईरानियों के द्वारा, जो कि हखामनी वंश के द्वारा किया गया था, और दूसरा था यूनानी आक्रमण। जो भारत में बहुत सारे अलग अलग राज्य थे, और जिसमें कंधार, कंबोज, मध्य, ये सब प्रमुख साम्राज्य थे, मगर कोई भी केंद्रीय शक्ति नहीं थी, कोई भी ऐसी सत्ता नहीं थी, कोई ऐसा राजा नहीं था जो सभी राज्यों के ऊपर अधिकार करके उनको अपनी जो है सत्ता में मिला ले और केंद्रीय शक्ति की स्थापना करे। ऐसे में जब सभी राजा एक दूसरे में आपस में लड़ रहे हों तो वहां पर विदेशी आक्रमण का जो है खतरा स्वाभाविक है। तो सबसे पहले जो विदेशी आक्रमण होता है वो हखामनी वंश के द्वारा किया जाता है। और यहाँ पर जो साइरस द्वितीय है, जो कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मध्य ईरान का शासक बना, उसके द्वारा किया गया था। ये एक महत्वाकांक्षी शासक था और इसने पश्चिम एशिया का ये जो है सबसे ज्यादा सर्वाधिक शक्तिशाली शासक माना जाता था। भारत पर इसने जो है आक्रमण किया। हालांकि ये आक्रमण असफल रहा, मगर फिर भी भारत का जो पश्चिमी हिस्सा था, सीमावर्ती जो क्षेत्र थे, वहां पर इसने कपिसा नगर को ध्वस्त किया था। इसके बाद इसका जो पुत्र था कैम्बिसीज, वो इस लायक नहीं था कि जो है वो भारत पर आक्रमण करे। वो गृह युद्ध में उलझा रहा और भारत की ओर से कोई विस्तार नहीं किया। मगर दारा प्रथम, जिसका नाम डेरियस प्रथम था, वो भारत पर आक्रमण करने वाला, भारत पे आक्रमण करके सफलता प्राप्त करने वाला पहला शासक बनता है। दारा प्रथम 516 ईसा पूर्व में सर्वप्रथम गंधार को जीतकर फारस के साम्राज्य में मिला लेता है। इसके बाद वो कंबोज और कंधार, इन सभी इलाकों पर भी अपना स्थापत्य करता है। और ये जो सिंधु नदी थी, सिंधु नदी के जो तटवर्ती इलाके थे, उनको भारतीय जो है भूभागों को अपने क्षेत्र में लेता है। इसके बाद जो कि दारा का पुत्र है, जिसका नाम जरक्सीज है, इसको छयार भी बोला जाता है, ये बहुत ज्यादा इसने अपने क्षेत्र को सुरक्षित रखा और साथ ही इसने यूनानियों को परास्त भी किया। इसके बाद जरक्सीज का जो उत्तराधिकारी था वो इतने जो है सक्षम नहीं थे, और जो हखामनी वंश है उसका जो अंतिम शासक होता है वो दारा तृतीय है, जिसको कि यूनानी सिकंदर ने जो है गोगा मेला और अर्बेला के युद्ध में उसको 331 ईसा पूर्व में बुरी तरह से परास्त कर दिया, और इस वजह से पारकीसों का विनाश हो गया और ये साम्राज्य समाप्त हो जाता है। हकमानी जो हुआ करते थे, जो ईरानी आक्रमण का भारत के ऊपर बहुत सारा प्रभाव पड़ा। जब भी कोई विदेशी सत्ता हमारे देश में आती है तो वहां पे कुछ आदान प्रदान कला का, संस्कृति का होता है। तो ईरानियों के साथ भी कला, संस्कृति, बहुत सी चीजों में आदान प्रदान होता है। जो खरोष्ठी लिपि है, जो कि उल्टी तरफ लिखी जाती है, जो कि दाएं से बाईं तरफ लिखी जाने वाली लिपि है, वो ईरानियों के द्वारा लाई गई। अशोक के कई स्तंभ में इस प्रकार की लिपि का प्रयोग हुआ। समुद्र मार्ग की खोज हुई, जिससे विदेशी व्यापार को बढ़ावा मिला। इसके अलावा अरमाइक लिपि का प्रचार हुआ। शिलालेखों के ऊपर उत्कीर्ण करने की जो कला है वो भी यहीं से आई। और जो मौर्य वास्तुकला में जो कि गुंबद बनाए जाते हैं, जिसको कि जो स्तूप वगैरह बनाए जाते हैं, स्मारक बनाए जाते हैं, वो जो गुंबद है वो भी ईरानियों की ही देन माने जाते हैं। इसके बाद बात करते हैं यूनानी आक्रमण की। तो यूनानी आक्रमण मुख्यतः जो है सिकंदर के द्वारा किया जाता है। सिकंदर जो है फिलिप द्वितीय का पुत्र है, जो कि 359 ईसा पूर्व में मकदूनिया का शासक बना था, और उसकी हत्या कर दी जाती है 329 ईसा पूर्व में। और इसके बाद अल्पायु में ही, कम उम्र में, 20 साल की उम्र में सिकंदर जो है शासक बनता है, और ये जो है 326 ईसा पूर्व पर भारत में आक्रमण करता है। सबसे पहले ये बैट्रिया, जो कि अफगानिस्तान का इलाका है, वहां से होते हुए फिर इसके बाद हिंदू कुश, खैबर दर्रे को पार करता हुआ भारत आता है। और भारत में तक्षशिला का जो शासक आम्भी है वो उसके सामने आत्मसमर्पण कर देता है और उसके साथ हाथ मिला लेता है और उसके सेनाओं का सहयोग करने का भी वचन देता है।
इसके बाद इसमें एक उल्लेख आता है सिकंदर के आक्रमण के समय अश्वक नामक एक सीमांत गणराज्य हुआ करता था, जहां पर आक्रमण युद्ध में सभी जो पुरुष थे वो युद्ध में मारे गए थे, तो यहाँ की महिलाएं जो थी उन्होंने हथियार उठा लिया था। हालांकि जो है सभी महिलाएं मारी गई, इस बात का जिक्र जो है यूनानी अभिलेखों में मिलता है। सिकंदर की सेना का जो युद्ध होता है वो पंजाब के जो शासक हुआ करते थे पोरस, उनके साथ जो है युद्ध होता है, और ये झेलम नदी के किनारे जिसे विशेषता का युद्ध भी कहा जाता है। इस युद्ध में जो पोरस होता है वो जो है उसकी पराजय होती है, बुरी तरह से वो हार जाता है। 19 महीनों तक का सिकंदर जो है भारत के अंदर रहता है। ये सेना व्यास नदी को पार का जो पश्चिमी तट था उसको जो है पार करने से मना कर देती है, क्योंकि सिकंदर की सेना बहुत लंबे समय से लड़ाई करते करते थक गई थी, और वो ये उनका ये कहना था कि वो उनको अपने बीवी बच्चों से दूर हुए काफी समय हो गया है, इसलिए व्यास नदी पार करने से उसकी सेना ने मना कर दिया। सिकंदर जो है वापस चला जाता। सिकंदर अपने सेनापति फिलिप को अपने साम्राज्य को सौंप करके भारत से 326-25 ईसा पूर्व में लौट जाता है, और सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व बेबीलोन में 33 वर्ष की आयु में हो जाती है। सिकंदर दो नगरों की स्थापना करता है। पहला निकैया जो कि भारत पर विजय के उपलक्ष्य में बनाया गया, और दूसरा जो नगर था वो था बाउकेफला, जो कि उसके प्रिय घोड़े का नाम हुआ करता था। सिकंदर की सफलता की जो मुख्य वजह थी वो इस प्रकार से थी कि भारत में कोई भी केंद्रीय सत्ता नहीं थी, और इतिहासकार डॉक्टर हेमचंद राय चौधरी के द्वारा ये बताया गया कि उस समय भारत में 28 स्वतंत्र शक्तियां थी, जिसकी वजह से कोई भी केंद्रीय शक्ति सत्ता में नहीं थी जो कि सिकंदर की सेना का सामना कर सके। दूसरा महत्वपूर्ण कारण ये था कि सिकंदर की सेना थी उसमें उसका बहुत ज्यादा शक्तिशाली होना, और जो सिकंदर की सेना के जो घोड़े थे वो बहुत ही तेज तर्रार घोड़े थे, और साथ ही आम्बी जैसे शासक जो कि उसकी जो है मदद कर रहे थे वो भी इसके लिए बहुत ज्यादा मददगार होते हैं। सिकंदर के आक्रमण के बाद भारत के ऊपर कई सारे प्रभाव पड़े। पहला, यूरोप के साथ भारत का संपर्क हुआ। इसके साथ साथ पश्चिमोत्तर भारत के अनेक छोटे छोटे राज्यों में एकीकरण होने लगा, क्योंकि उन्होंने देख लिया था ये खतरा बढ़ता जा रहा था आक्रमण का, तो ऐसे जो शासक थे वो आपस में मिलने लगे। इसके अलावा भारत में यूनान के द्वारा छत्र प्रणाली, मुद्रा निर्माण की शैली जिसे उलूक शैली, ये सारी शैलियां जो होती हैं विकसित होती हैं भारत में, और गंधार कला जो है वो भी भारत में सिकंदर के द्वारा ही लाई जाती है।